जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान बर्फ से ढके एक बहुत ही विशाल ग्लेशियर पर खड़ा है और तापमान है कुछ -40 डिग्री। और उससे कहा जाता है कि आपके बाएं पैर के इस तरफ हमारा देश है और दाएं पैर की तरफ कोई दूसरा देश। सुनने में तो ये एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट सी बात लगती है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो ग्लेशियर, मतलब वो पूरी की पूरी बर्फ की नदी ही हर साल कुछ मीटर खिसक रही हो। जिस जगह पर आपने कल सीमा का खंभा गाड़ा था, वो आज किसी गहरी खाई में गिर चुका हो। बिल्कुल यही वो बिंदु है जहां भूगोल हमारी राजनीति और इतिहास दोनों को सीधे चुनौती देता है। हाँ, एक ऐसी सीमा की रक्षा कैसे की जा सकती है जो अपनी जगह पे टिकती ही नहीं। देखिए, हम नक्शों पर खींची गई रंग बिरंगी रेखाओं को देखकर अक्सर ये मान लेते हैं कि सीमाएं स्थायी होती हैं, एकदम पत्थर की लकीर होती हैं। हाँ। लेकिन जमीन पर हकीकत में ये रेखाएं बदलती हैं, खिसकती हैं और कभी-कभी तो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। एक देश की सुरक्षा सिर्फ कागज पर हुए समझौतों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो देश अपने पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों के मिजाज को कितना समझता है। सही बात है। और आज की हमारे इस विस्तृत चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम भारत की थल, जल और वायु सीमाओं की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं है। हम समझेंगे कि कैसे हजारों फीट ऊंचे पहाड़, अथाह समंदर और यहाँ तक कि हमारे सिर के ऊपर का खुला आसमान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को आकार देते हैं। और साथ ही ये भी समझना है कि इतिहास की कुछ अधूरी छोड़ी गई पहेलियां आज सीमाओं पर तनाव का कारण कैसे बन रही हैं। और मुझे लगता है अगर हम इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो शुरुआत हमें अतीत से ही करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज की सीमाओं का जो स्वरूप है ना, वो सदियों के घटनाक्रमों से ही गढ़ा गया है। इतिहास को समझे बिना हम आज की एक भी भौगोलिक चुनौती को सुलझा नहीं सकते। तो अगर हम पीछे जाएं, मतलब प्राचीन काल में, तो उस समय का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में जिसे ग्रेटर इंडिया या वृहत्तर भारत कहा जाता था, उसका सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उत्तर पश्चिम के रास्तों से जो आक्रमण हुए, उनका प्रभाव। बिल्कुल, पोरस के समय से लेकर चंगेज खान और बाद में महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। उसके बाद मुगलों का एक बहुत लंबा दौर चला, जिसने न सिर्फ वास्तुकला बल्कि हमारी कूटनीति और शासन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, अंततः ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक प्रशासनिक ढांचे में तो बांधा, लेकिन जाते जाते जो लकीरें वो खींच गए, उन्होंने एक स्थायी दर्द दे दिया। बिल्कुल सही। मैं सोच रही थी 1947 का वो दौर। जब हम विभाजन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर जाता है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है उन 565 रियासतों का अस्तित्व। हाँ, वो एक बहुत ही, मतलब जरा सोचिए, उस समय भारत का 40% हिस्सा और लगभग 1/4 आबादी इन रियासतों के अधीन थी। ये ऐसा है जैसे कोई एक विशाल जिक्सॉ पजल के 565 अलग अलग टुकड़े दे दे और कहे कि रातों रात इन्हें जोड़कर एक देश बनाओ। हाँ, हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, जूनागढ़, हर एक की अपनी अलग मांगी थी। और उस पजल को जोड़ते समय जल्दबाजी में कुछ दरारें रह गईं जो आज तक नहीं भर पाई हैं। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत ने जाते समय रियासतों को जो विकल्प दिए थे, उसी की वजह से एकीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल हो गई। और इसी जल्दबाजी और ऐतिहासिक उथल-पुथल का सीधा प्रभाव हम अपनी सीमाओं की प्रकृति में देखते हैं। आज हमारी कुछ सीमाएं सीमांकित हैं यानी डिमार्केटेड हैं, और कुछ गैर सीमांकित यानी अनडिमार्केटेड। अच्छा, मैं इस गैर सीमांकित वाले हिस्से पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि फलां जगह पर सीमा विवाद हो गया, लेकिन अगर दो देशों के बीच सीमा है तो वो साफ क्यों नहीं है? क्या वहां कोई बोर्ड या खंबा नहीं लगाया जा सकता? इसे ऐसे समझिए कि 100 साल पहले जब सैटेलाइट या जीपीएस तो होते नहीं थे, हाँ वो तो है, सब ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बहुत ही छोटे स्केल वाले नक्शे पर एक मोटी पेंसिल से लकीर खींच दी और कहा कि भाई ये सीमा है। अच्छा। अब उस नक्शे की 1 इंच की लकीर असल जमीन पर 5 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। गैर सीमांकित का मतलब यही है कि जमीन पर दोनों देशों की सहमति से कोई पक्के खंभे या सीमा स्तंभ नहीं गाड़े गए हैं। मतलब सब कुछ कागज पर है, जमीन पर कुछ नहीं। लगभग ऐसा ही। हमारे पास जो नक्शा है उसके हिसाब से सीमा कहीं और है, और सामने वाले देश के नक्शे के हिसाब से सीमा कहीं और। दोनों की धारणाएं, जिन्हें हम परसेप्शंस कहते हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। ओह,
तो जब गश्त करती हुई दोनों सेनाएं अपने अपने नक्शे के हिसाब से एक ही जगह पे पहुंचती हैं, तो दोनों को लगता है कि दूसरा देश घुसपैठ कर रहा है। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे ज्यादातर विवाद इसी परसेप्शन के अंतर का नतीजा है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक पुरानी पेंसिल की मोटाई आज सैन्य टकराव का कारण बन सकती है। अब अगर हम इन ऐतिहासिक रेखाओं को लेकर वर्तमान भूगोल पर आए, तो कुछ आंकड़े तो और भी अजीब लगने लगते हैं। बताइए। जैसे भारत की थल सीमा करीब 15,106 किलोमीटर लंबी है, जो 7 अलग अलग देशों से मिलती है। अब अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो नक्शा देख के कोई भी झट से कहेगा कि चीन। हाँ, क्योंकि चीन इतना विशाल दिखता है नक्शे पर। बिल्कुल, लेकिन असल में हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, करीब 4,156 किलोमीटर। ये कैसे मुमकिन है? ये भूगोल और इतिहास दोनों का एक बहुत ही विचित्र सा मिश्रण है। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो कोई सीधी रेखा नहीं है। अच्छा। ये सीमा अनगिनत नदियों, नालों और दलदलों से होकर गुजरती है, और आपको तो पता ही है, नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जिससे सीमा बहुत आड़ी तिरछी हो जाती है। समझ रही हूँ। इसके अलावा दशकों तक भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेव्स यानी छीट महल की समस्या थी। मतलब भारत के कुछ गांव बांग्लादेश की जमीन के अंदर घिरे हुए थे और उनके कुछ गांव हमारी जमीन के अंदर। बाप रे, ये तो बहुत उलझा हुआ था। हाँ, जब आप एक सीधी लकीर खींचने के बजाय हर एक गांव के चारों ओर सीमा खींचेंगे तो उसकी कुल लंबाई तो अपने आप बढ़ जाएगी ना। 2015 में जाकर एक ऐतिहासिक समझौते के तहत इन एन्क्लेव्स की अदला बदली की गई, तब जाकर स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई। तो मतलब नदियां और गांव सीमा को एक भूल भुलैया बना देते हैं। अच्छा, एक और सीमा है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। नेपाल के साथ हमारी जो 1751 किलोमीटर की सीमा है। हाँ, सुगौली संधि वाली। हाँ, 1816 की इस सुगौली संधि के बाद से ये एक खुली सीमा है। पर रुकिए, आज के समय में जब हम आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और घुसपैठ को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, तो एक खुली सीमा का होना क्या सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा दुस्वप्न नहीं है? आपका ये डर बिल्कुल वाजिब है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हैं। लेकिन खुली सीमा का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई कानून ही नहीं है। तो फिर कैसे काम करता है ये? इसका मतलब बस इतना है कि दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये व्यवस्था दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक, पारिवारिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए बनाई गई थी। लोग रोजगार के लिए रोज सीमा पार करते हैं। लेकिन इसी का फायदा तो अपराधी भी उठाते होंगे। बिल्कुल उठाते हैं, और यही हमारी सुरक्षा बलों, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जब हर दिन हजारों आम नागरिक बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हों, तो उनके बीच छिपे किसी तस्कर या आतंकवादी को पहचानना तो भूसे की ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। बिल्कुल वही। आप हर एक इंसान की तलाशी नहीं ले सकते, वरना व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो जाएगी। तो यहाँ खुफिया जानकारी और स्थानीय लोगों के सहयोग पर ही पूरी सुरक्षा निर्भर करती है। ये तो हुई खुली सीमा की बात। लेकिन अगर हम उन सीमाओं की बात करें जहां बाकायदा कांटेदार तारे लगी हैं, जैसे रेगिस्तान या पहाड़, तो वहां भी कोई एक ही तरीका तो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि सीमा पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स हैं, तारबंदी है, लेकिन राजस्थान के थार रेगिस्तान में आप तार कैसे लगाते हैं? वहां तो रात में चलने वाली आंधियां पूरे के पूरे रेत के टीलों को ही एक जगह से दूसरी जगह खिसका देती हैं। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। रेगिस्तान की चुनौती बिल्कुल अलग ही स्तर की है। वहां रेत इतनी अस्थिर होती है कि आज आपने जो बाड़ लगाई है, कल सुबह की आंधी उसे 10 फीट रेत के नीचे दफन कर सकती है। बाप रे। हाँ, और सैनिकों को गश्त करने के लिए विशेष वाहनों की जरूरत होती है, क्योंकि आम गाड़ियां तो रेत में धंस जाती हैं। चिलचिलाती धूप में जहां कोई पेड़ पौधा नहीं होता, वहां छिपने की कोई जगह नहीं होती। दिन में तापमान 50 डिग्री के पार और रात में जमा देने वाली ठंड। और पंजाब या जम्मू की तरफ, वहां तो नदियां हैं। वहां की अपनी अलग समस्या है। जम्मू या पंजाब के नदी नालों वाले इलाके में सीमा की तारबंदी नदियों के तेज बहाव के कारण टूट जाती हैं, और बरसात के दिनों में जब नदियां उफान पर होती हैं तो घुसपैठिए तैरकर ये लकड़ी के लट्ठों के सहारे सीमा पार करने की कोशिश करते हैं।
और हम सियाचिन को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, पूर्वी काराकोरम रेंज में 20,000 फीट की ऊंचाई पर। वहां तो दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा मौसम से होता है ना? सियाचिन में रहना तो इंसान की शारीरिक क्षमता की अंतिम परीक्षा है। वहां सैनिकों को सिर्फ दुश्मन सेना से नहीं लड़ना है, बल्कि हिमस्खलन, गहरी खाइयों और ऑक्सीजन की भारी कमी से रोज जूझना पड़ता है। वहां रसद पहुंचाना, संचार बनाए रखना, सब कुछ अत्यधिक खर्चीला और जानलेवा है। और अगर इसके एकदम उलट हम पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में चले जाएं, तो वहां की समस्या ये नहीं है कि सब कुछ खुला है, बल्कि वहां समस्या ये है कि कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, घने जंगल। हाँ, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। वहां तो आप ड्रोन या सैटेलाइट से भी निगरानी नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ों की छतरी, जिसे कैनोपी कहते हैं, वो सब कुछ ढक लेती है। और उसी घने जंगल का फायदा उठाकर उग्रवादी गुट आसानी से घात लगाकर हमला करते हैं, जिन्हें हम एम्बुश कहते हैं, और वापस सीमा पार छिप जाते हैं। बुनियादी ढांचा यानी सड़कों और पुरों की कमी के कारण हमारी सेना को वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। तो मतलब भूगोल की ये विविधता ही भारत की सीमा सुरक्षा को दुनिया में सबसे जटिल बनाती है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि ये दुर्गम भूगोल सिर्फ हमारी सीमाओं का बैकड्रॉप या कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ये हमारे युद्धों का मुख्य किरदार है। और जब हम आज़ादी के बाद के युद्धों का इतिहास देखते हैं, तो ये बात पूरी तरह साबित भी होती है। हाँ, आप 1947-48 का ही उदाहरण ले लीजिए। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों का जो हमला हुआ था, हाँ, उस हमले का सीधा संबंध भूगोल और मौसम से था। सर्दियां आ रही थी, हिमालय के दर्रे बर्फ से बंद होने वाले थे, इसलिए कब्जा करने की जल्दबाजी थी उन्हें। और 1962 के युद्ध में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। बिल्कुल, 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ, तो वहां भी भूगोल ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। ये युद्ध 1913-14 के शिमला कन्वेंशन में खींची गई मैकमोहन रेखा को लेकर था, जिसे चीन ने मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। अच्छा। लेकिन युद्ध के मैदान में अत्यधिक ऊंचाई, रसद की कमी और सैनिकों के उस बर्फीले माहौल में अभ्यस्त न होने के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन ऊंचाई वाले पठार पर था, जिससे उसे सामरिक बढ़त मिल गई। फिर 1965 का भारत पाक युद्ध, जो ताशकंद समझौते पर खत्म हुआ, और 1971 का ऐतिहासिक युद्ध, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन मुझे 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में बात करनी है। ऑपरेशन विजय। हाँ, कारगिल में ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने की बात नहीं थी, बल्कि ऊंचाई का जो सामरिक महत्व होता है, वो वहां सबसे ज्यादा समझ में आया। कारगिल एक बहुत ही सटीक उदाहरण है इस बात का। देखिए, सर्दियों में मौसम इतना खराब हो जाता है कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी ऊंचाई वाली चौकियों को खाली कर देती थीं। ये एक अलिखित समझौता था दोनों के बीच। एक समझ थी। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने छल से उन खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, जब दुश्मन 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हो और आप नीचे घाटी में हो, तो वो तो हमारी हर गतिविधि देख सकते हैं। बिल्कुल। उनके पास आर्टिलरी एडवांटेज था, यानी ऊपर से दागा गया एक गोला सीधे नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरता था, जो कि हमारी सेना की मेन सप्लाई लाइन थी। ओहो। भारतीय सैनिकों को लगभग खड़ी चढ़ाई चढ़कर दुश्मन की गोलियों का सीधा सामना करते हुए उन चोटियों को वापस जीतना पड़ा। ये सैन्य इतिहास के सबसे कठिन ऑपरेशंस में से एक था। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में युद्ध टैंकों और तोपों से ज्यादा एक अलग तरीके से लड़े जा रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर। हाँ, प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध। सीमा पार से आतंकवादियों को भेजना, स्थानीय लोगों में विद्रोह भड़काना। मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। अक्सर कहा जाता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिक पुश एंड पुल फैक्टर के शिकार होते हैं। ये शब्द सुनने में तो बड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन जमीन पर एक आम गांव वाले के लिए इसका क्या मतलब है? इसे ना एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान का खेत बिल्कुल सीमा की तारबंदी के पास है। सुरक्षा कारणों से सेना उसे दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही खेत में जाने की अनुमति देती है। ठीक है। अब उस गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पताल दूर है और रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। यह है पुश फैक्टर, यानी वो परिस्थितियां जो उस इंसान को हताश कर रही हैं और देश की मुख्य धारा से काट रही हैं। अच्छा, और पुल फैक्टर क्या हुआ फिर? पुल फैक्टर वो लालच है जो सीमा पार से आता है। जैसे कोई तस्कर
उस गरीब और हताश किसान से कहता है कि तुम बस रात को ये छोटा सा पैकेट अपनी गायों की शेड में छिपा दो, इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। बाप रे। आता है और उन्हें हथियार उठाने के लिए आकर्षित करता है। दुश्मन देश हमेशा हमारी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे की कमी और लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और अब तो तकनीक ने इसे और भी आसान बना दिया है। तस्करों को अब सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं है। वे ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार सीधा हमारे गांव में गिरा रहे हैं। बिल्कुल, ड्रोन आज एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। खैर, ये तो हुई जमीन और जमीन पर रहने वाले लोगों की बात। हमने रेगिस्तान, पहाड़ और जंगलों की तारबंदी कर दी, वहां फौज खड़ी कर दी, लेकिन पानी तो अपना रास्ता खोज ही लेता है। सही कहा। और समंदर में आप दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते। तो अब हम अपनी जल सीमाओं या समुद्री मोर्चे की ओर बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। हाँ, और जमीन की तरह समंदर में सीमाएं साफ नजर नहीं आती। समुद्री सीमाओं को समझने के लिए ना 2 पैमाने बहुत जरूरी हैं। कौन से? पहला है 12 नॉटिकल मील, यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का हिस्सा, जिसे हम प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र या टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। यह हिस्सा पूरी तरह से देश की संप्रभुता के अधीन होता है। और दूसरा है 200 नॉटिकल मील तक फैला अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। जरा इस EEZ को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। 200 नॉटिकल माइल मतलब करीब 370 किलोमीटर। तो क्या वहां तक का समंदर हमारा है? क्या कोई और देश वहां नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। EEZ का मतलब है कि उस 370 किलोमीटर के दायरे में समंदर के अंदर जो भी आर्थिक खजाना है, अच्छा, चाहे वो मछलियां हो, समंदर के तल से निकलने वाला तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का हक है। समझ गई। कोई दूसरा देश आकर वहां से मछली नहीं पकड़ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां किसी विदेशी जहाज को गुजरने से रोक देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मालवाहक जहाज वहां से शांतिपूर्वक गुजर सकते हैं, बस वे हमारे संसाधन नहीं चुरा सकते। समझ गया। लेकिन मछुआरों के साथ जो समस्या होती है वो बहुत दुखद है। गुजरात और महाराष्ट्र के तट हों या भारत श्रीलंका के बीच की पाल्क खाड़ी, अक्सर हमारे मछुआरे पकड़ लिए जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई है। क्योंकि जब एक गरीब मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलता है तो उसके पास कोई हाईटेक GPS तो होता नहीं है। वो बस मछलियों के झुंड के पीछे पीछे जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अदृश्य पानी की सीमा पार कर ली। और यही मानवीय भूल कई बार बहुत बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा समस्या बन जाती है, क्योंकि मछुआरों की आड़ में तस्कर और आतंकवादी भी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जब आतंकवादी समंदर के रास्ते एक मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल करके ही हमारे शहर तक पहुंचे थे। गुजरात का सरक्रीक इलाका और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन अपनी दलदली और भूल भुलैया जैसी भौगोलिक स्थिति के कारण घुसपैठ के लिए बेहद संवेदनशील हैं। और 26/11 के बाद ही हमने अपनी समुद्री सुरक्षा को पूरी तरह से बदला। इस पूरी व्यवस्था को अगर हम एक रूपक से समझें तो मुझे लगता है कि ये एक प्राचीन किले की तरह है। किले की तरह? कैसे? मान लीजिए कि समुद्री सुरक्षा एक विशाल किला है, तो जो तट से 12 नॉटिकल मील तक गश्त करने वाली मरीन पुलिस और कस्टम्स है, वो उस किले का बाहरी प्रांगण है। वो सबसे पहली नजर रखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। और फिर 12 से 200 नॉटिकल मील के बीच जो कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बलगश्त करता है, वो उस किले की मुख्य मजबूत दीवार है। हाँ। और 200 नॉटिकल मील के पार जो विशाल और गहरा समंदर है, वहां मुस्तैद रहने वाली हमारी भारतीय नौसेना उस किले के खाई के बाहर का वो विस्तृत मैदान है जो किसी भी खतरे को किले तक पहुंचने से पहले ही खत्म करने के लिए तैयार रहती है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और इस त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की सफलता सिर्फ हथियारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बहु एजेंसी समन्वय पर करती है। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। राज्य की पुलिस से लेकर केंद्र की नौसेना तक जब सभी के रडार स्क्रीन और खुफिया जानकारी एक दूसरे से जुड़ती हैं, तभी वो किला पूरी तरह अभेद्य बनता है। चलिए, तो हमने जमीन बांध ली, समंदर नाप लिया। अब अगर हम समंदर से नजर उठाकर सीधे आसमान की तरफ देखें तो वहां भी एक मोर्चा है, वायु सीमाएं। हाँ, ये सबसे अमूर्त सीमा है, मतलब एक काल्पनिक रेखा जो जमीन से सीधा अंतरिक्ष की तरफ ऊपर उठ रही है। और ये सीमा सबसे तेज और सबसे घातक भी हो सकती है। शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत वाणिज्यिक और यात्री विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति होती है।
लेकिन सैन्य विमानों का मामला बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई रियायत नहीं है। एकदम नहीं। अगर कोई भी विदेशी लड़ाकू विमान बिना अनुमति के उस अदृश्य हवाई सीमा को पार करता है तो उसे हवाई उल्लंघन यानी एयर वायोलेशन माना जाता है, और हमारे रेडार तुरंत उसे ट्रैक करके मार गिराने या खदेड़ने के लिए अपने विमान भेज देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वायुसेना के अड्डों को खतरा सिर्फ हवा से नहीं बल्कि जमीन से भी है। ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ दुश्मन के फाइटर जेट से ही है। आप अतिक्रमण की बात कर रही हैं ना? हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि एफओ स्टेशनों के आसपास बहुत ज्यादा अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी और अनदेखी चुनौती है। वायुसेना के स्टेशन अक्सर शहरों के करीब होते हैं। जब उनके आसपास ऊंची इमारतें बन जाती हैं या अवैध बस्तियां बस जाती हैं तो वहां से जासूसी करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी छत से देख सकता है। बिल्कुल, कोई भी अपने घर की छत से देख सकता है कि कौन सा फाइटर जेट उड़ान भर रहा है। इसके अलावा विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पक्षियों का टकराना, जिसे बर्ड हिट कहते हैं, वो एक बड़ा खतरा है। हाँ, क्योंकि इन अवैध बस्तियों के कचरे के कारण वहां पक्षी बहुत आते हैं। सही कहा। और पतंगबाजी, ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि करोड़ों रुपए का एक फाइटर जेट एक कागज और धागे की पतंग से क्रैश हो सकता है। अजीब है लेकिन बिल्कुल सच है। पतंग का मांझा अगर जेट के इंजन में चला जाए तो वो पूरे इंजन को जाम कर सकता है। और आज के समय में नागरिक ड्रोन एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अरे हाँ, लोग आजकल शादियों में भी ड्रोन उड़ाते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई शौक में भी एयरबेस के पास ड्रोन उड़ाता है तो सुरक्षा बलों को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो ड्रोन कोई हथियार या कैमरा भी ले जा सकता है। इसलिए इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए सिर्फ सेना काफी नहीं है। स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों की जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक नागरिक खुद इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, आसमान सुरक्षित नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अहम बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ वर्दी पहने सैनिकों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत की सीमाएं किसी नक्शे पर खींची गई कुछ निर्जीव लकीरें नहीं है। ये घने जंगलों की सांसों, उफनती नदियों के शोर, तपते रेगिस्तानों की आंधियों और बर्फीले ग्लेशियरों की खामोशी से गुजरने वाली एक अत्यंत जीवित और जटिल व्यवस्था है। और इन सीमाओं की रक्षा करना किसी एक बल के बस की बात नहीं है। इसके लिए जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुस्तरीय प्रणाली दिन रात काम कर रही है। सही बात है। इतिहास ने जो चुनौतियां हमारे सामने रखीं, भूगोल ने उन्हें और भी दुर्गम बना दिया। लेकिन हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा नीतियां और हमारा खुफिया तंत्र उन चुनौतियों के अनुसार खुद को लगातार ढाल रहे हैं। हमने आज इतिहास देखा, भूगोल नापा और सामरिक नीतियों को समझा। लेकिन आज की इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगी जिस पर शायद बहुत कम बात होती है। वो क्या है? देखिए, आज हमने पहाड़ों की चोटियों और समंदर के किनारों को स्थायी मानकर बात की। लेकिन जरा सोचिए, जिस तेजी से पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। हाँ, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां अपना प्राकृतिक रास्ता बदल रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समंदर का जल स्तर हर साल बढ़ रहा है। ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। तब हम इन बदलती खिसकती सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। जिस प्रकृति को हमने आज एक दीवार माना है, क्या कल वही प्रकृति हमारी सीमाओं को मिटा नहीं देगी? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य शायद केवल हथियारों में नहीं बल्कि प्रकृति को समझने में छिपा है। आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।